नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की लगातार आपको क्लास दी जा रही है और उस क्लास के अंदर हमने टॉपिक ले रखा है राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज में। टॉपिक है राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर हम पूरा कल तक मेवाड़ पढ़ चुके हैं, जिसमें मुख्य टॉपिक महाराणा प्रताप, राणा सांगा, कुंभा, ठीक है, ये सारे पढ़ चुके हैं। आज नई शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान में मारवाड़ के राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश की खासियत ये है मारवाड़ के अंदर कि राजस्थान के राजवंशों में सबसे अंतिम वंश जो पनपा था वो राठौड़ वंश पनपा था। तो पार्ट नंबर 1 की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभ से लेकर मालदेव तक की कहानी पढ़ेंगे, और खास करके हम किसको पढ़ेंगे? राव मालदेव, जो विशेष संदर्भ आपके टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। पेपर 3 के लिए राजस्थान अध्ययन किए क्लास नंबर आज हमारी 6ठी है, जो निरंतर आपको शाम 4 बजे मिलती है। देखिए, सबसे पहले रोज की तरह हम क्या करें, कुछ राजवंश राजाओं की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम उनके क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी मारवाड़ का नाम आए, नाम आया मारवाड़ का, किसका नाम आया? मारवाड़ का नाम आया। मारवाड़ का नाम आया तो अब आप ये कहोगे कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। और इस मारवाड़ में बोली कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली, जो राजस्थान की मानक बोली है। और यहाँ पे कौन सा वंश आया? राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। और इस राठौड़ वंश की खासियत यह है कि राजस्थान में पनपने वाला अंत वाला अंतिम वंश था ये, अंतिम राजवंश। ठीक है, राजवंश था, लास्ट यही था। इससे पहले मेवाड़ में गोहिल है, मारवाड़ में आए थे गुर्जर प्रतिहार है, जयपुर में ढूंढाड़। अंतिम जो आया था वो राजस्थान में पनपने वाला अंतिम राजवंश ये मारवाड़ में राठौड़ वंश था। तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़। वर्तमान जो जोधपुर का क्षेत्र है वो कहलाता है। उसमें कौन कौन से शासक आए, उनकी क्या विशेषता थी, वो चर्चा करेंगे। फिर इनसे संदीप जो क्वेश्चन बनती है लास्ट में क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ताकि आपको थ्योरिकल क्लास भी मिल जाए और एमसीक्यू क्लास मिल जाए। अब देखो, स्टार्ट होता है हमारा सिस्टम, और सिस्टम से हम शुरुआत करें। पहला जो शासक आया उसका नाम है राव सिंहा। क्या आया? राव सिंहा। राव सिंहा ने 1237 या कई जगह आपको मिल जाएगा 1240 में नाडोल में राठौड़ वंश की नींव डाली। नाडोल में राठौड़ वंश की नींव डाली। राठौड़ वंश की नींव डाली किसने? राव सिंहा ने। अब जो नींव डालेगा क्या करेगा? जो नींव डालेगा वो उस वंश का क्या कहलाएगा? आदि पुरुष। तो राव सिंहा को राठौड़ वंश का क्या कहते हैं? आदि पुरुष, या हम कह देते हैं उसको मूल पुरुष। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो राठौड़ आपसे पूछे मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। उसने 1237 या आपको कहीं मिलेगा 1240 ईस्वी में मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। और राव सिंहा ने जो अपनी राजधानी रखी थी, अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी खेड़ा को। किसको बनाई? खेड़ा। ये खेड़ा वर्तमान में जो बालोतरा है ना, बालोतरा उसको कहते हैं। वर्तमान में बालोतरा है, उसका प्राचीन नाम खेड़ा था। तो राव सिंहा ने 1237 में नाडोल में राठौड़ वंश की नींव डाली और राजधानी अपनी क्या बनाई? खेड़ा। बस इतनी बात आप राव सिंहा की याद रखनी है। इसके बाद शासक आए राव अस्थाना, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर आए राव दुहड़। राव दुहड़ की खासियत याद रखनी है। राव दुहड़ ने नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना गांव बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया। नागणेची माता का मंदिर बनवाया। मुख्य मंदिर आपसे पूछे नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, ये नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है,
राठौड़ों की कुल देवी है। नगाना गांव बाड़मेर में राव दुहड़ ने नागणेची माता का मंदिर बनाया और यही राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। राव दुहड़ के भाई का नाम याद रखना, धांधल जी। भाई थे इनके धांधल जी, नाम सुना होगा धांधल जी का, जो पाबू जी के पिता थे। कौन थे? पाबू जी के पिता। धांधल जी कौन थे? पाबू जी के पिता। इसके बाद राव तीड़ा आए। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं आती, जानकारी भी नहीं होती और नहीं लेनी है। उसके बाद आए राव मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी के बारे में जानते हैं, एकमात्र मारवाड़ के एकमात्र शासक, मारवाड़ के ऐसे शासक जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मेला लगता है लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है। दो बातें इनकी याद ही रखनी है। मल्लीनाथ जी ऐसे मारवाड़ के शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किस रूप में? लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है चैत्र माह में। कौन से महीने में? चैत्र माह में पशु मेला लगता है। और इन्हीं के नाम पर मलानी क्षेत्र घोड़ों का तीर्थ स्थल है। मलानी क्षेत्र विकसित हुआ। कौन सा क्षेत्र? मलानी क्षेत्र, जो घोड़ों का तीर्थ स्थल है। तो पहले शासक राव सिंहा, फिर अस्थाना, दुहड़, तीड़ा, मल्लीनाथ। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्रम, क्योंकि अभी वीडियो मेंस का पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, तो उसके अंदर एक प्रश्न आ गया कि मारवाड़ के शासकों का क्रम बताइए। तो सिहा, अस्थाना, दुहड़, तीड़ा, तीड़ा, ये ऑप्शन थे उसके अंदर। अभी एक प्रश्न भी आएगा, मैं उसको लेके आऊँ। मल्लीनाथ जी के बाद शासक आए राव आयस। ठीक है, कौन आए? राव आयस, जिनकी कोई जानकारी अपने को मिलती नहीं है। फिर आए राव चूड़ा, 1394 से लेकर 1423। इनकी खासियत देखो, राव चूड़ा ने शादी की थी किशोरी देवी से। किशोरी देवी से विवाह करने पर 1395 में, क्योंकि 1394 शासक बने, 1395 में मंडोर दहेज में मिला था। भी मंडोर दहेज में मिला, बहुत बड़ी बात है। किशोरी देवी से शादी की इन्होंने, और शादी करने पर गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, कुछ नहीं, जगह एक रियासत, मंडोर रियासत दहेज में मिली थी। किसको? राव चूड़ा को। और राव चूड़ा ने किशोरी देवी के कहने पर उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? उत्तराधिकारी बनाया कहना को। उत्तराधिकारी बनाया किसको? कहना को बनाया। ध्यान रखना, ये कहना देखो शासक बना। राव चूड़ा का एक पुत्र था रणमल। कौन था? रणमल। और राव चूड़ा की एक पुत्री थी हंसाबाई, पुत्री हंसाबाई। इस हंसाबाई की शादी किससे हुई? राणा लाखा से। मेवाड़ शासक राणा लाखा से शादी हुई। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ मोक्कल, मैंने बताया था ना आपको, मेवाड़ पढ़ाया था। तो राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था मोक्कल, जो मेवाड़ का अगला शासक बना था। और राणा चूड़ा ने विषम प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मोक्कल को ही राजा बनाऊंगा, उसका संरक्षक बनूंगा और आजीवन कभी गद्दी नहीं लूंगा। तो चूड़ा, राव चूड़ा किशोरी देवी से विवाह करने पर मंडोर दहेज में मिला। उत्तराधिकारी बनाया किशोरी देवी के कहने पर कान्हा को। पुत्र रणमल था और पुत्री हंसाबाई। एक पुत्र कान्हा भी था, एक पुत्र रणमल भी था, एक हंसाबाई थी। हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? राणा लाखा से। और इससे उत्पन्न उत्तर हुआ मोक्कल। अब राव चूड़ा किशोरी देवी के कहने पर शासक बना देती है कान्हा को, लेकिन 1423 से 27 तक वो राजा रहता है। इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फिर शासक कौन बनता है? रणमल। और ये रणमल वही है, हंसाबाई की शादी लाखा से करवाई जाती है। और रणमल की हत्या 1438 में महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा बारमली की सहायता से करवा देता है। महाराणा कुंभा बारमली दासी होती है, बारमली दासी होती है।
के द्वारा करवा देता है। ये प्रश्न ध्यान रखना, क्योंकि रणमल का प्रभाव मेवाड़ पर बढ़ता है और उधर से कुंभा शासक बन जाता है। तो कुंभा रणमल को 1438 में बारमली बारमली एक दासी होती है उसके द्वारा करवा देता है। तो रणमल की भी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रणमल के बाद उसका पुत्र आता है जोधा, राव जोधा। क्योंकि जैसे ही राठौड़ी सामंतों को भगा देता है कुंभा, तो जोधा भी भाग के चला जाता है मंडोर, और बाद में किसकी स्थापना करता है, जोधपुर शहर की। अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, राव जोधा। राव जोधा 1438 से लेकर 1489 तक राठौड़ों का राजा बनता है। इसके बाद से सही रूप से मारवाड़ के राठौड़ चलते हैं। सबसे पहले राव जोधा क्या करता है, भागकर मेवाड़ से भागकर कहाँ आता है, मेवाड़ से भागकर मंडोर आता है। कहाँ, मंडोर। मंडोर के बाद वो मंडोर मंडोर के बाद आता है वो काहुनी गांव, काहुनी गांव आता है। और काहुनी गांव के बाद वो जोधपुर में 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाता है। क्या बसाता है, जोधपुर शहर बसाया। ये प्रश्न आता ही आता है, और अपने करंट में पढ़ा था कि 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं जो करंट में पढ़ते हैं। तो 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाया, और इसी समय यहाँ पे चिड़िया टुक पहाड़ी पे, चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया किसने, राव जोधा ने। अब राव जोधा के समय की और कहानी देखो क्या है। राव जोधा और कुंभा के बीच एक संधि होती है, पढ़ा था ना कुंभा में, आवल बावल की संधि पढ़नी है आपको। आवल बावल की संधि हुई 1453 में। किस किस के बीच, मेवाड़ वर्सेज, पढ़ा दिया मैंने कुंभा लेकिन फिर भी बता रहा हूं, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच। मेवाड़ के शासक कुंभा और मारवाड़ के जोधा। सीमा विवाद चल रहा था। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जोधा की बुआ और कुंभा की थी दादी हंसाबाई ने मध्यस्थता की थी। हंसाबाई ने इसमें क्या थी, मध्यस्थता की थी। ठीक है, मध्यस्थता की। और कुंभा और जोधा के बीच, मेवाड़ मारवाड़ के बीच आवल बावल की संधि होती है 1453 में। और इस संधि के तहत राव जोधा अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह है, पुत्री सिंगार देवी, पुत्री सिंगार देवी का विवाह है कुंभा के पुत्र रायमल से। इतनी बात याद रखनी। क्या बताया, राव जोधा 1438 से लेकर 1489 मेवाड़ से भागकर मंडोर आया, मंडोर से काहुनी गांव आया, और 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाया। अपनी सुरक्षा के लिए चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, याद रखना। और आवल बावल की संधि होती है इनके समय 1453 ईस्वी में, मेवाड़ मारवाड़ संधि कुंभा और जोधा के बीच। कुंभा और जोधा संधि होती है, मध्यस्थता करती है हंसाबाई। और जो जोधा है वो अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह किससे करती है, कुंभा के पुत्र रायमल से करती है। और ये सिंगार देवी गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में, गोसुंडी बावड़ी बनाती है चित्तौड़गढ़ में। तो ये किसकी चर्चा होगी, राव जोधा की। राव जोधा के बाद शासक आते हैं राव सातल। राव जोधा के बाद शासक आते हैं राव सातल। राव सातल के बारे में आपको याद रखना है, कोसाणा का युद्ध हुआ था, कोसाणा का युद्ध कब, 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में युद्ध हुआ। अब ये युद्ध हुआ क्यों, आपने नाम सुना होगा गुड़ले खां और मल्लू खां, मल्लू खां व गुड़ले खां। ये क्या करते हैं, कहते हैं कि ऐतिहासिक कहानी है कि ये मारवाड़ के अंदर कुछ महिलाएं जो पानी भर रही होती है
उनको उठा के ले जाते हैं। वो फिर राव सातल देव युद्ध करने जाते हैं। वो युद्ध होता है कुसाणा का युद्ध 1492 में, और कहते हैं कि इस युद्ध में सातल देव भी बहुत गंभीर घायल हो जाता है और 1492 में घायल अवस्था में मृत्यु होती है। कहते हैं गुड़ले खां की गर्दन काट के ले आता है, और वो महिलाएं जो होती है, आज शाम को 9 बजे की क्लास में मैंने आपको गुड़ले खां और बताया मैंने सारा नृत्य, ठीक है, नृत्य का टॉपिक था ना, शाम 9 बजे राजस्थान अध्ययन की क्लास देखा करो, जीके स्पेशल चल रहा है। तो सातल देव क्या करता है, उस गुड़ले खां की गर्दन काट के लेता है, और महिलाएं उसको देख देख के बड़ी खुश होती है। और अजमेर का होता है गुड़ले खां, मल्लू खां, ठीक है, उसका सेनापति होता है। तो महिलाएं नृत्य करने लग जाती है, गुड़ला घोला घूमे रे ऐसा नृत्य करने लग जाती है। तो वहां से चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य बनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है और गीत गाए जाते हैं। तो राव सातल देव की एक खासियत है। राव सुजा आता है, इसकी कोई ज्यादा कोई कहानी नहीं है। राव गांगा, राव गांगा की बात करें तो इसकी एक खासियत है, राव गांगा नशीला शासक था, नशेड़ी कह सकते हैं अपने, नशेड़ी शासक। राव गांगा ऐसा शासक था जो नशेड़ी शासक था। दूसरी बात, इसकी हत्या पुत्र मालदेव ने कर दी, हत्या पुत्र मालदेव ने कर दी थी, ने कर दी थी। हत्या किसने कर दी, मालदेव ने कर दी थी, नशेड़ी था। मालदेव अगला शासक आएगा, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं। और राव गंगा ने खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध कब हुआ, पता है ना, 17 मार्च 1527 में मालदेव को सेना लेकर भेजा था, को सेना लेकर भेजा। गंगा की बात कितनी याद रखनी है, हालांकि पेपर में आपके बहुत कम आएंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखना। खानवा युद्ध में 17 मार्च 1527 को मालदेव को सेना देखकर भेजा था, लगभग 4000 सेना देखकर भेजा था। नशेड़ी शासक था, इसलिए तंग आ गया था मालदेव, इसकी हत्या कर दी मालदेव ने और खुद गद्दी पर बैठ गया, इसलिए मालदेव को कहते हैं मारवाड़ का पितरहंता। ये कौन सा शासक आ गया, 1515 से लेकर 1531 तक राव गांगा आए थे। राव गांगा के बाद इंपॉर्टेंट शासक जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और स्पेशल संदर्भ में दे रखा है तो हम जरूर पढ़ेंगे। राव गांगा की अगर हम बात करें, राव गांगा का राज्याभिषेक कहाँ हुआ आपसे पूछे, राज्याभिषेक, तो राव गांगा का राज्याभिषेक हुआ सोजत पाली में, सोजत पाली में राज्याभिषेक हुआ था। राव मालदेव की बात करें तो मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं, मारवाड़ का पितरहंता, मारवाड़ का पितरहंता। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है, हसमत वाला शासक का। 3 बातें याद रखना, पत्नी याद रखना उमादे, एक इंपॉर्टेंट पत्नी याद रखना उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, रूठी रानी। ये जैसलमेर के लूणकर्ण भाटी की पुत्री थी, आगे प्रश्न पढ़ेंगे। आजीवन रूठ के रही थी मालदेव से, तो उमादे रूठी रानी इसकी पत्नी थी, मालदेव के बहुत बार प्रश्न आता है। अब राव मालदेव इतिहास में 52 युद्धों का विजेता, मारवाड़ का पितरहंता, हसमत वाला शासक कहते हैं, बड़ा ही आदर्श शासक था मालदेव, ठीक है। इसके समय देखो मुगल बादशाह कौन थे, देखो 1531 में थे हुमायूं, कौन था, हुमायूं। फिर हुमायूं को भगाकर शेर शाह सूरी आ गया, शेर शाह सूरी आ गया, और फिर आ गया अकबर, ठीक है, अकबर। इनके समकालीन ये क्या थे, शासक थे। अब मालदेव ने कौन कौन से युद्ध लड़े, देखो 52 युद्धों का विजेता, इसका मतलब युद्ध तो लड़े थे, बहुत सारे युद्ध लड़े थे। इसने राणा सांगा के खानवा युद्ध में भाग लिया था, एक तो खानवा युद्ध में भाग लिया, खानवा, खानवा युद्ध में भाग लिया। पीछे पढ़ के आगे, इसके पिता ने भेजा था इसको। इसने 2 युद्ध लड़े, हालांकि बहुत सारे युद्ध है, इंपॉर्टेंट है। एक तो युद्ध आपको याद रखना है, पाहेबा साहिबा का युद्ध, पाहेबा साहिबा युद्ध। ये युद्ध होता है 1541 में। युद्ध युद्ध कब होता है, 1541 में होता है। किस किस के बीच, एक तो जोधपुर की सेना और एक बीकानेर की सेना के बीच। बीकानेर का शासक होता है राव जेत सिंह, कौन,
राव जेतसी। और जोधपुर का शासक होता है मालदेव। ठीक है। एक युद्ध होता है पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 में मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेतसी के बीच। इसमें मालदेव जीत जाता है, राव जेतसी हार जाता है और मारा जाता है। मारा जाता है इस युद्ध में। इस युद्ध में मारा जाता है राव जेतसी पाइबा साहिबा के युद्ध में। और इस जो युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद जो जूनागढ़ का किला है बीकानेर, उस पर अधिकार हो जाता है मालदेव के दो सेनापति, याद रखना, जेता और कुंपा। कौन है? जेता व कुंपा। ठीक है, ये इतिहास में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब क्या होता है कि जब राव जेतसी मारा जाता है तो राव जेतसी के दो पुत्र होते हैं, एक होता है भीम और एक कल्याणमल। दोनों सहायता प्राप्त करने के लिए मालदेव के विरुद्ध शेर शाह सूरी के पास चले जाते हैं, क्योंकि 1541 में हिंदुस्तान का बादशाह कौन होता है? शेर शाह सूरी होता है, 5 साल रहता है। तो जब शेर शाह सूरी के पास सहायता मांगने के लिए चला जाता है तो शेर शाह सूरी को ये मौका हाथ मिल जाता है। दूसरा, शेर शाह सूरी जब हुमायूं का पीछा कर रहा होता है तो कहते हैं कि मालदेव को पत्थर भेजता है उसको पकड़ने के लिए, मालदेव पकड़ता नहीं है। तो दो कारण से शेर शाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करता है। और कौन सा युद्ध लड़ता है? देखो कौन सा युद्ध लड़ता है। उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध होता है, या इसको कहते हैं जेतारण का युद्ध। जेतारण का युद्ध। इसकी तारीख याद रखना, 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध होता है। 5 जनवरी 1544 का युद्ध होता है। किस किस के बीच? ये होता है मालदेव वर्सेज शेर शाह सूरी। मालदेव वर्सेज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। अब देखो मालदेव के सेनापति बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो सेनापति, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा होते हैं। शेर शाह सूरी के साथ होते हैं जलाल खां कोरची, जलाल खां जलवानी होता है, जलाल खां जलवानी। एक होता है खवास खां, और एक होता है कल्याणमल जो सहायता करता है ना, कल्याणमल व भीम, ये भी इसके साथ होते हैं। ये युद्ध कहते हैं कि शेर शाह सूरी पहले ये आक्रमण करता है, क्योंकि मालदेव इतना वीर था कि शेर शाह सूरी की हिम्मत नहीं हुई उसके साथ युद्ध करने की। और कहते हैं कि 1 महीने तक पड़ाव रहा, लेकिन शेर शाह सूरी ने इस पे आक्रमण नहीं किया। लास्ट में शेर शाह सूरी ने एक तरीका ढूंढा, और जो जेता और कुंपा के शिविर थे उनके अंदर धन का लालच देकर और मालदेव को भ्रामक एक जाली पत्र भेज दिया कि तेरे जो मुख्य सेनापति है जेता और कुंपा, वो मेरे साथ मिल चुके हैं और कल सुबह इसका परिणाम देख लेना। कहते हैं कि मालदेव ने इन पे विश्वास नहीं किया और शिविर छोड़ के अपनी सेना लेके भाग गया। जब कहते हैं कि सुबह जेता और कुंपा उठते हैं तो उनको ये समाचार मिलता है कि मालदेव तो यहाँ से भाग गया और आप पे लांछन लगा गया। तो जेता और कुंपा वीरता से लड़ते हैं, बोले हम ऐसा लांछन, ऐसा हम विश्वासघात हमने नहीं किया, हम पे यह आरोप लगाया गया है, तो हम इस कलंक को धोने के लिए युद्ध करेंगे। और जेता और कुंपा, थोड़ी सी सेना होती है इनके साथ, फिर भी ये मालदेव शेर शाह सूरी के साथ युद्ध लड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से शेर शाह सूरी जीत पाता है। इसलिए इस युद्ध में शेर शाह सूरी जब जीत जाता है तो कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। ये इस युद्ध के लिए कहता है। जेता और कुंपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? वीर गति, शहीद हो जाते हैं। ये समझ लो। ये युद्ध कौन सा है? गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध, 5 जनवरी 1544। ठीक है, ये हो गया। और बाद में अब मालदेव की बात करें तो मालदेव 1562 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है मालदेव की। मालदेव ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था, पोखरण का, सोजत का, रिया का। ठीक है, ये कई दुर्ग है वो सारे मालदेव ने बनवाए थे। तो ये आपकी कहानी हो गई शासकों की। अब मैं प्रश्नों की चर्चा करता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति क्या मानी है? कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं, राजस्थान इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं कि राठौड़ ने वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है सूर्यवंशी है। वैसे राठौड़ राष्ट्रकूट से आए हैं और इनकी उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड ने सूर्यवंशी माना है। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष आदि पुरुष थे जिन्हें कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, रावसिया। अब मैंने पूरी थ्योरी बता दी आपको। ये
ये पूरी थ्योरी बता दी। अब मुझे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ना है, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए कहीं भी। देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया हो गया, सीधा सा मिल गया आपको। मूल पुरुष कहते हैं इसको, आदि पुरुष कहते हैं। और इसको माना जाता है कन्नौज के गहड़वाल जयचंद्र था ना, मोहम्मद गौरी जयचंद पृथ्वीराज चौहान थे, वो जयचंद का वंशज माना जाता है राव सिया को। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न वीडियो मेंस के अंदर आया था, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में। तो देखो, सबसे पहले राव सिया आया, फिर अस्ताना आए, फिर दुहड़ आए, फिर रागपाल आए। अब ये छोटे मोटे शासक है, हालांकि इनकी कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं, लेकिन एग्जामिनर ने प्रश्न दे दिया, ये वापिस रिपीट हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी, तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी पूछे, नागणेची माता। अब एक होती है कुल की देवी, जहां से कुल स्टार्ट होता है वहां से देवी सहायता करती है, वो होती है कुल की देवी। एक होती है आराध्य देवी, आराध्य कह दो या इसी को कहते हैं इष्ट देवी, ठीक है, दो चीजें होती है, तो अलग अलग लगभग मिलेगी सारी। तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है वो तो है नागणेची माता, जबकि आराध्य देवी या इष्ट देवी है चामुंडा माता। कौन है? चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने निर्माण करवाया। ठीक है, राव जोधा ने करवाया। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में, करणी माता बीकानेर में, जो चारणों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है, अभी जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं अदर स्टेट से हैं कहीं से भी, स्पेशल तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्जेक्ट मजबूत है, लेकिन तृतीय प्रश्न पत्र आपका कमजोर साबित हो रहा है, तो आप इसको बनाइए। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, उसके बाद में उसमें मेगा टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही खासियत है। इसकी वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक होगी। अगले महीने यानी जून के अंदर नोटिफिकेशन इसका जारी होने जा रहा है, तो आप पहले से तैयार रहिए। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर, आप यूट्यूब कहीं भी नानक क्लासेज लगाओगे तो शिक्षा जगत में एकमात्र चैनल मिलेगा नानक क्लासेज नाम से, और नहीं मिलेगा आपको जो लगातार आपको क्लासेज दे रहा है। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए सारे विद्यार्थी। मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? मैंने आपको बताया था ना कि मंडोर दहेज में किसको मिला? राव चूड़ा को, किशोरी देवी से शादी करने के बाद। तो राव चूड़ा ने इसको क्या बना ली? राजधानी। पहले इनकी राजधानी खेड़ा थी, और जोधपुर को राजधानी किसने बनाई? राव जोधा ने। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। देखो प्रश्न कैसे है। राव चूड़ा के बाद कान्हा आया, कान्हा के बाद रणमल आया, रणमल के बाद जोधा आया, सही है। रणमल के बाद चंद्रसेन आया, चंद्रसेन के बाद मालदेव या जोधा आया, गलत है। चूड़ा के बाद रणमल आया, फिर मालदेव आया, फिर जोधा आया, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, उत्तर आ जाएगा चूड़ा, चूड़ा के बाद कान्हा, फिर रणमल और जोधा। ये मैं आपको बता के आ चुका हूं। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाई? 1459। तारीख याद रखना, 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाया। 1488 में राव बीका ने बीकानेर बसाया, बीकानेर बसाया। इसके बाद 1468 में क्या हुआ था? 1468 में नहीं है, 1465 की बात कर लेता हूं मैं। राव बीका ने जांगल प्रदेश में, क्योंकि पहले बीकानेर नहीं था, जांगल देश में राठौड़ वंश की नींव डाली। आगे पढ़ेंगे, बीकानेर का वंश की नींव डाली, ठीक है। और 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की? अब राव जोधा 1438 से लेकर 68 तक राव जोधा जोधपुर के शासक बने, 38 से 68 तक। तो किस सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? बहलोल लोधी उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे। मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं? राव मालदेव को। मालदेव ने किसको मारा? अपने पिता गंगा को मारा, ठीक है। मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता था?
मैंने बताया था ना, रणमल का प्रभाव बढ़ रहा था मेवाड़ पे, तो कुंभा ने बारमली की सहायता से रणमल को 1438 में मरवा दिया और उसका प्रभाव खत्म हो गया। क्योंकि रणमल की बहन हंसाबाई थी, उसका विवाह लाखा से हुआ, लाखा के समय इसका प्रभाव था, और मोक्कल हुआ, मोक्कल के समय प्रभाव था, कुंभा के समय खत्म हो गया। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? तो सेना लेकर आया था मालदेव। भेजा किसने था? गंगा ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मालदेव गंगा का पुत्र था। राठौड़ वंश के राव मालदेव का समय, मालदेव का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया मालदेव का जो राज्यभिषेक हुआ था किस वर्ष? 1431 में। कहाँ हुआ? सोजत। सोजत कहाँ पे है? पाली के अंदर। ठीक है। सन 1544 में गिरी सुमेल युद्ध किन के मध्य हुआ? पूरी डिटेल बता दी मैंने गिरी सुमेल की। तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। तारीख याद रखना, 5 जनवरी 1544 को यह युद्ध होता है। गिरी सुमेल कहाँ पे है? गिरी सुमेल स्थान ये पाली के अंदर है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, यह वाक्य किसका था? शेरशाह सूरी का। ठीक है, मालदेव के विरुद्ध जेतारकुपा शहीद हुए। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग का प्रबंध किसे संभाला था? तो जोधपुर दुर्ग क्योंकि जीत गया था शेरशाह सूरी, खवास खां को दे दिया था। किसको प्रबंधक बना दिया? प्रबंध किसको दे दिया? खवास खां को। जैसलमेर के राव आई, जैसलमेर के राव लोणकर्ण की पुत्री उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किसकी पत्नी थी? ये प्रश्न बहुत बार आता है, ये किसकी पत्नी थी? जैसलमेर के राव लोणकर्ण की पुत्री उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और राव मालदेव की पत्नी थी। और लास्ट में आपसे पूछे किस दुर्ग में ये रूठ कर रही थी? तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले में। और ये आपसे पूछे सती कहाँ हुई थी? ये सती हुई थी गुंदोज में। कहाँ हुई थी? गुंदोज में सती हुई थी। सती कहने का मतलब अनुमरण प्रथा से ये सती हुई थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ में ही जोहर कर लेती थी, यानी सती हो जाती थी, वो तो सती प्रथा हो गई। जब पति की मृत्यु कहीं अनंतर हो जाए, जैसे युद्ध में हो जाए, तो फिर वो पत्नी क्या करती थी? उसकी किसी वस्तु के साथ सती हो जाती थी, वो प्रथा कहलाती है अनुमरण प्रथा। कौन सी प्रथा? अनुमरण प्रथा। राव मालदेव ने बीकानेर के किस नरेश को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था? तो युद्ध याद आ गया होगा, पाहिबा साहिबा। पाहिबा साहिबा युद्ध कब हुआ? 1541। पूरी डिटेल बता दी, एक एक प्रश्न वहीं से उठाया हुआ है ताकि आपकी तैयारी हो जाए। किसको? राव जैत सिंह को। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आज के। कल हम क्या पढ़ेंगे? मालदेव तक पढ़ लिया, कल चंद्रसेन लेकर लास्ट हनुमंत सिंह शासक थे, उनके बारे में पहले डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी और फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। ये तरीका बहुत अच्छा मुझे लगा। आपको कैसा ये तरीका लगा कि पहले शासकों को बता दिया जाए थोड़ा थोड़ा, फिर उनके क्वेश्चन करवा दिया जाए? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये तरीका सही है या सीधे क्वेश्चन करवाएं, जरूर बताएं ताकि आप भी बोर न हो, अच्छे तरीके से पढ़ें। क्योंकि जिसको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ये चीज़ें समझनी है, वो तो ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अदर जो तैयारी कर रहे हैं, पीटीए 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, 1st ग्रेड स्कूल व्याख्याता की चल रही है, तृतीय प्रश्न पत्र तो लेना ही लेना है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, 2nd ग्रेड है, कांस्टेबल है, करंट अफेयर्स है, टेस्ट एसआई है, राजस्थान अध्ययन, सारी टेस्ट सीरीज अपनी 3 क्लासें चलती है सुबह 8 बजे करंट की, फिक्स लिया करो। क्योंकि राजस्थान में नौकरी लगना है तो करंट राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। हर भर्ती में आता है राजस्थान जीके और करंट जिसका मजबूत है ना, वो सब विद्यार्थियों से आगे है। ये मैंने अभी रीट के पेपर में बहुत देखा, 9 पारियों में मैंने ये देखा। अब पढ़ना, मानना, कर्म करना आपकी बात है। तो निरंतर अध्ययन करो। 4 बजे क्लास आती है जीके की, 9 बजे क्लास आती है, तीनों क्लास अगर आप अटेंड करते रहे तो निश्चित तौर पर आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।